नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। राज्यसभा के चुनाव हैं। कोरोना काल के कारण एक बार स्थगित हो चुके हैं और अब ये चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर रणनीतियां बन रही हैं और खेल बनते और बिगड़ते भी रहे हैं। इन्हीं चुनाव की आहट के साथ मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। गुजरात की सरकार, माफ कीजिएगा, राजस्थान की सरकार भी संकट में नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाने की सारी कोशिशें बीजेपी के द्वारा जारी। लेकिन इन सब के बीच सबके अपने दावे प्रतिदावे हैं। इन चुनावों से आने वाले समय में देश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, इन चुनावों में किस तरह की रणनीतियां हैं, दलित का मुद्दा, आदिवासी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं और मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर और साथ में रणनीतियों पर भी काम हो रहा है। विधायकों की बैठकें हो रही हैं, डिनर डिप्लोमेसी पर भी काम हो रहा है और यही हमारा आज का विशेष, राज्यसभा का रण। आइए हम आपका अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र गुप्ता, जो कांग्रेस से हमारे साथ हैं। साथ ही देवेंद्र वर्मा हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोटिया हैं, जो विधानसभा की कार्रवाइयों के और ख़ास तौर से इन चुनावों के भी जानकार हैं और मध्य प्रदेश में और देश में क्या राज्यसभा को लेकर रणनीति पर काम हो रहा है उस पर भी उनसे हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आइए एक बार देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में फिर घमासान। गुजरात में कांग्रेस विधायकों ने छोड़ा पार्टी का साथ, तो राजस्थान में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर। कांग्रेस नेता लगे विधायकों को साधने में, कांग्रेस को सता रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का डर। विधायकों की खरीद फरोख्त की जताई जा रही है आशंका। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान जारी। एक और गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे ने प्रदेश में सियासत को जन्म दे दिया है, तो अब राजस्थान कांग्रेस ने भी विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। वहीं मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस कारण राज्यसभा चुनाव के परिणाम प्रभावित होंगे। चलिए जरा एक नजर डालते हैं प्रदेशों में होने वाले चुनावी कड़ी पर। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलन की राज्यसभा प्रत्याशी है, तो कांग्रेस की तरफ से पहली वरीयता दिग्विजय सिंह को दी गई है, तो कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को बनाया है। ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग का खेल हुआ तो खेल बिगड़ सकता है। मौजूदा हालत में एक प्रत्याशी की जीत के लिए 52 वोटों की जरूरत होती है। ऐसे में कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी का जाना तय है। लेकिन प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का शक जाहिर किया जा रहा है, तो वहीं गुजरात में भी कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते विधायकों को पहले एक रिसोर्ट में रखा और अब पार्टी हाईकमान विधायकों के संपर्क में है। गुजरात में कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद समीकरण बिगड़ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस की दूसरी सीट के लिए निर्दलीय और अन्य विधायकों पर नजर है, तो वहीं बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट के लिए भी 2 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा ज्यादा है। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत तकरीबन तय होने के बाद भी भाजपा किसी भी तरह विधायकों के मामले में कोई ढिलाई नहीं रखना चाहती। इसलिए वोटिंग 19 जून को होने के बाद भी भाजपा ने अपने सभी विधायकों से कहा है कि वे बुधवार शाम तक भोपाल पहुंच जाएं। सभी विधायकों का रात्रि भोजन भी पार्टी दफ्तर में रखा गया है। रणनीति नहीं है भाई, हमारे पास पूरे बोर्ड है, हमें रणनीति क्या बनाना। 2 लोग हमारे चुन के जाएंगे। ये तो वो लोग सोचे राज्यसभा वाले जिन्होंने प्रारंभ से ही
जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें धोखा दिया। पहले शिवभान सिंह सोलंकी थे, तब दिग्विजय सिंह जी आ गए, वो नहीं बन पाए। फिर बुआ जमुना देवी जी आई हमारी, फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए। अब फूल सिंह बरैया आए तो फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए। सबसे बड़ा ये दलित विरोधी चेहरा है। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा ये देखना चाहती है कि कितने विधायक पहुंचते हैं। तो वहीं बुधवार को कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर दोपहर 12 बजे बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई। विधायक कुणाल चौधरी के कोरोना संक्रमित होने से वे इसमें भाग नहीं ले सके। कांग्रेस को विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से एक सीट मिलना पक्का है, लेकिन कांग्रेस की निगाहें दूसरी सीट पर भी हैं। हमारा तो शानदार माहौल है। धोखेबाजों के खिलाफ लोगों में उत्साह है, जो पैसे लेके गए हैं उसके खिलाफ उत्साह है और गद्दारों के खिलाफ उत्साह है। ये काम करेगा। जिस तरह से रणनीति दिख रही है, राज्यसभा इकट्ठे होंगे, मॉक पोल भी होगा, इस तरह से वोटिंग करना। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का कलह भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, न ये कैबिनेट बना पा रहे हैं, न कोई काम कर पा रहे हैं लोगों का। इसके लिए कांग्रेस को मौजूदा विधायकों के अलावा 12 और विधायकों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस की निगाहें अभी भी 4 निर्दलीय और 2 बसपा और सपा के इकलौते विधायक की ओर है। तो वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी राज्यसभा चुनाव के लिए वोट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग की तस्वीरें सामने आती है। वहीं प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव, 24 सीटों के रिजल्ट ही प्रदेश की सियासत तय करेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा किस तरह की मध्य प्रदेश की गणित है, किस तरह की राजस्थान और गुजरात की गणित है। राजस्थान में भी बीजेपी अधिक से अधिक जीत लेना चाहती है। गुजरात में तो कांग्रेस के कई विधायकों से इस्तीफे भी हो ही गए हैं और मध्य प्रदेश में सरकार गिर चुकी है। तो चलिए राय जी, कैसे देखते हैं आप आने वाले वक्त में इस चुनाव को, क्या लगता है? क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी अब मत बनाने की किताब है, क्योंकि बहुत सारे एजेंडे हैं, उनके अपने संकल्प हैं, तो पूरा करना है, सभा के बगैर हो नहीं सकते। तो मध्य प्रदेश में वो लक्ष्य तो उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिराने के साथ ही प्राप्त कर लिया। अब गुजरात में उन्होंने काफी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप विधायकों के इस्तीफे हो चुके, 10 विधायकों के इस्तीफे हो चुके पिछले 2 महीने के अंदर। तो अब वहां पर भी स्थिति काफी डामाडोल हो रही है और दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता कोशिश करते हैं कि जो निर्दलीय और जो अदर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी करके और 2 सीट निकाल के आते, तब वो थोड़े से पुरुषार्थ और पराक्रम की बात होती। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है पिछले 3 महीने में अपना एक राज्यसभा का दिया है, जो उनका भविष्य। चलिए राय जी, मैं एक बार और लौटूंगा, मैं आपके साथ एक बार और लौटूंगा और मैं परिचय भी करा दूं। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा, क्या इस रण में किस तरह से उतरेंगे और क्या देखते हैं आप? राज्यसभा में हमारी बल्ले बल्ले 2 सीट तो फाइनल है। चिंता करे तो कांग्रेस करे सर। मैं निवेदन ये कर रहा था कि राज्यसभा में हमारी 2 सीट तो फाइनल है, फिक्र कर दो कांग्रेस करे कि वो दिग्विजय सिंह जी को आगे क्या रहे हैं। या फिर कांग्रेस का एक बहुत पुराना नारा है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के विधायक इस बार उस नारे को बहुत ईमानदारी के साथ लागू करने वाले हैं। आजादी के बाद से अब तक वो राजा साहब को बड़ा आदमी मानते हैं और श्रीमान फूल सिंह बरैया उनकी तुलना में बहुत गरीब आदमी है, बहुत साधारण आदमी है। इसलिए कांग्रेस के विधायकों का हाथ फूल सिंह बरैया जी के साथ रहने वाला। इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी बरैया जी को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी वो दिग्विजय सिंह जी को देंगे। ये कांग्रेस के अंदर खाने की चर्चा है साहब। भूपेन गुप्ता, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? इनकी तो बल्ले बल्ले है, कह रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा कह रहे हैं इनकी तो बल्ले बल्ले है। अब आप कैसे इस रणनीति से पार होंगे? और फिर वही दलित को आपने द्वितीय वरीयता दी है और दिग्विजय सिंह पुरुषार्थ दिखा सकते थे, ऐसा राजेश सरोठिया भी कह रहे हैं। ये दोनों ही तर्क जो है असहमति के योग्य हैं।
और जो जिस पार्टी ने खुद महाराज को पहली प्रायोरिटी पर रखा हुआ है और राज सिंहासन के आसपास चक्कर लगा रही है और उनके लिए जो है अपनी पार्टी कुर्बान करने के लिए घूम रही है, 3 महीने से मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं और एक सोलंकी को पीछे रख दिया है इन्होंने, तो वो जो है कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, पाखंडी हैं, कितना बड़ा ढोंग कर रहे हैं, वो इससे जाहिर होता है। तो ये कोई तर्क जो है ऐसे ज्ञानियों से लेने की आवश्यकता नहीं है जो खुद जो है बरसों से दलितों का दमन कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि ग्वालियर में हजारों दलित बच्चों को जेल में बंद करके जो इन्होंने शारीरिक प्रताड़ना दी है, उसको क्या दलित समाज इनके इस ढोंग भरे बयानों से इनसे खुश हो जाएगा? या ये इससे ज्यादा जो है अभी विवेकहीनता कोई हो सकती है क्या? तो ये कोई राजनीति नहीं है। हमारी एक सीट पक्की है, एक सीट इनकी पक्की है, तीसरी सीट की लड़ाई है जिसके लिए 1000 खोके इन्होंने ढीले किए हैं। ये जो देश में खरीद फरोख्त का धंधा चालू किया है और लोकतंत्र का सत्यानाश बिठाने का जो बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, आप सोचें एक राज्यसभा सीट की कीमत कितनी चुकाई है। मध्य प्रदेश की कोरोना से हुई मौतें उस एक सी राज्यसभा सीट के चक्कर में हुई है। मध्य प्रदेश की जो है पूरी जो है चलती हुई शासन व्यवस्था सत्यानाश उसके कारण हुई है और 1000 करोड़ 1000 खोके ढीले हुए हैं। अब ये अगर मतलब ये कीमत चुकाकर देश में अगर एक एक सीट जीती जाने वाली, तो ये पैसा किसका है? ये किसकी जेब से निकाला गया धन है जिसके आधार पे आप जो है राज्यों में नंगाई से आप कह रहे हो गुजरात में हमने ये कर लिया, आप जो है आपके राजस्थान में लोग पकड़े जा रहे हैं होटलों में पैसा लिए, ये जो काम हो रहा है क्या इसको लोकतंत्र की ये परिभाषा है? और देश का क्या जो है मीडिया, आप चौथे स्तंभ हैं, आप भी जो है एक विपक्ष का दायित्व निभाते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या राजेश जी इससे सहमत हैं? और क्या धैर्यवर्धन जी इससे सहमत हैं? तो खुल के कहें साहब ये कीमत चुका के भी हम जो है सत्ता में बने रहेंगे। आज देश में 3 लाख के ऊपर लोग जो है कोरोना से संक्रमित हैं और आप सरकारों की खरीद फरोख्त में ये सरकार लगी हुई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक, इससे ज्यादा घिनौना कोई काम नहीं हो सकता और इस काम को ये लोग खुशी खुशी अंजाम दे रहे हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य के लिए हम जो है अब किसको दोष देंगे? जनता ने एक फैसला लिया और उस फैसले में जो इनको ताकत दी, उस ताकत का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो है दानवी प्रवृत्तियां दिखा रहे हैं, देवता बन के आए थे। देवेंद्र वर्मा साहब, पहले तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इसकी बहुत संक्षिप्त में इसकी प्रक्रिया बताएं, और दूसरा इसके बाद जिस तरह से विधायक इस्तीफा दे देते हैं, ज़ाहिर है एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाते हैं, कानून के जो पिछले दरवाजे हैं उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और बड़े पैमाने पर ख़रीद फरोख्त या इस तरह की चीज़ें, तो ऐसे सुधार की किन चीज़ों की ज़रूरत है? और अगर हम मध्य प्रदेश के हाल पर बात करें तो क्या देखते हैं आप मध्य प्रदेश में, किस तरह की संभावनाएं आपको नज़र आती हैं? देखिए, मैं राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा, ये चुनाव है और लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है कि आखिर ये राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा किस प्रकार से कार्य करती है, गठित होती है। तो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा एक्चुअली एक निरंतर चलने वाला सदन है, ये कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। पहली बार जब राज्यसभा गठित हुई तो पहली बार राज्यसभा 1952 में गठित हुई। पहली बार में 200 उसके 1/3 सदस्य 2 साल के बाद यानी अप्रैल 1954 में रिटायर हो गए। उसके बाद में वापस 1/3 सदस्य 1956 में रिटायर हो गए और फिर 1958 के बाद में अब इसका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष में हर एक सांसद जो है वो रिटायर होता है। एक्चुअली जो राज्यसभा है ये हमारा संघ गणराज्य है। जो 4th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से राज्य से कितनी सीटें होंगी। तो टोटल 238 सीटें जो है वो विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होकर आती हैं और जो 12 सीटें नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, सामाजिक क्षेत्र में, विज्ञान में, कला में, डिफरेंट क्षेत्र में जो विषय विशेषज्ञ, ताकि एक एक्सपर्ट ओपिनियन राज्यसभा के मार्फत से मिले, नंबर 1। और नंबर 2, सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन संसद में रहे। हो सकता है कभी ऐसी स्थिति निश्चित हो कि लोकसभा में कोई किसी राज्य का रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो कम से कम राज्यसभा तो संसद में प्रत्येक राज्य का रिप्रेजेंटेशन हो और प्रत्येक राज्य की बातें जा सकती।
अब राज्यसभा का जो निर्वाचन है ये होता है एकल संक्रमणी पद्धति से। संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति से होगा। निर्वाचन की निर्वाचन की 3-4 प्रक्रियाएं। एक प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ पर होती है, सीधा एक वोट दो और जिसको एक वोट ज्यादा मिलेगा वो निर्वाचित होगा। लेकिन जो एकल संक्रमणी पद्धति है इसमें प्रत्येक वोटर को ये ऑप्शन रहता है कि वो पहले नंबर पे किसको चाहता है, दूसरे नंबर पे किसको चाहता है, तीसरे नंबर पे किसको चाहता है। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि आप बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज है, तो 2 सीटें भाजपा की सुनिश्चित है और 1 सीट कांग्रेस की सुनिश्चित है। क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है इसका कोटा निकालने का। इसका एक है कि आखिर एक कैंडिडेट को कितना वोट मिलना चाहिए। तो फॉर्मूला यह है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, इलेक्शन होगा तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जितने होंगे वो वैकेंसीज +1, अर्थात टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हम यदि मान लें कि अभी हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ जो है वो संभवतः 206 है, तो 206 में ही वैलिड वोट्स होते हैं तो 206 में तो 206 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैकेंसी 3 + 1 ये डिवाइड करके, तो ये जो कोटा, इसको कोटा कहते हैं ना, किसी भी कैंडिडेट को उतने वोट तो मिलना ही चाहिए, तो ये आता है 51, यानी 51 वोट्स मिलना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इसमें वोट्स का ट्रांसफर भी, मान लीजिए किसी एक विधायक ने प्रेफरेंस दे दिया कि नंबर 1 पर मैं ए को चाहता हूं, नंबर 2 पर मैं सी को चाहता हूं, नंबर 3 पे मैं बी को चाहता हूं, तो इसके जितने वो उन ट्रांसफर, इसलिए इसको ये करते हैं कि जो ये 51 जो आपके 206 जो मेंबर हैं उसमें 1000 का गुना कर देते हैं और इसी प्रकार से जो नीचे संख्या है, मेंबर्स की संख्या है, उसमें भी 1000 का गुना कर देते हैं ताकि जो रिजल्टेंट आए वो फ्रैक्शन में भी आए, क्योंकि जो वोट की वैल्यू वो फ्रैक्शन में ट्रांसफर होती है। यदि केवल 51 करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, इसलिए 1000 से गुना करने में हो। और फिर उसका एक फार्मूला है कि वोट कितना है। तो इसकी प्रक्रिया ये रहती है कि मान लीजिए वोटिंग कंप्लीट हो गई तो जितने कैंडिडेट ने कॉन्टेस्ट किया है उनके नाम की ट्रे रख दी जाती है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में 4 विधायक हैं, 4 कैंडिडेट्स हैं, तो ABCD, मैं नाम नहीं ले रहा, ABCD, तो ABCD 4 ट्रे रख दी जाएगी और फिर बैलेट बॉक्स को खोल के उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट जितने हैं वो जो ए के जितने फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट हैं वो ए वाली ट्रे में, बी के जितने हैं वो बी की ट्रे में, सी के जितने हैं वो सी की ट्रे में, डी के जितने हैं वो डी की ट्रे में रख दिए जाते हैं। और फिर उन वोट्स की गिनती होती है। जिसको ये कोटा है 50, जिसको हो गया, मिल गया फर्स्ट प्रेफरेंस, जिसका 51 हो गया, वो इलेक्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में ऐसे ही जितनी ट्रे, ये चारों कैंडिडेट्स में से जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएंगे वो सबसे पहले वहीं पर डिक्लेयर हो जाएंगे और फिर जिसको कम मिलेंगे उसके बारे में फिर देखा जाएगा कि ई में कितने एडिशनल वोट्स हैं। उसका भी फिर एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अनुरूप कैलकुलेट करके और ट्रांसफर दूसरे को किए जाते हैं। इसमें एक और चीज है, यदि मान लीजिए अभी तो यहाँ पर 3 सीट है और 4 सीट है और 3 सीटें हैं और 4 कैंडिडेट है, लेकिन मान लीजिए कभी ज्यादा होता है तो यदि ज्यादा कैंडिडेट और होते हैं तो सबसे कम जिसको वोट मिलते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं और उसके जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट हैं वो इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसके संदर्भ में जैसा अभी बता रहे थे, 2 सीटें भाजपा की तय है और 1 सीट कांग्रेस की तय। चलिए मैं आपसे फिर एक बार समझूंगा, जैसे एक विधायक बीमार हैं जिनको कहा जाता है कि कोरोना है, कुणाल चौधरी को, तो अब वो कैसे वोट डाल पाएंगे, उन्हें कैसे अवसर मिलेगा, वो क्या कर पाएंगे? देखिए, कोरोना के वजह से यदि वो वोट डालेंगे, इलेक्शन कमीशन उनमें देखेगा कि क्या स्थिति है। और वैसे ये इलेक्शन कमीशन हमेशा यह प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार से, और पार्टी भी ये करती है कि किसी भी प्रकार से उनको वो वोट डालें। अब कोरोना की वजह से उनको वोट डालने की अनुमति मिलती है या नहीं है, ये निर्वाचन अधिकारी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है।
कि वो वास्तव में अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। और इसीलिए तो नंबर ऑफ वोट्स जो पोल्ड होंगे उसी के आधार के ऊपर निकलेगा। मान लीजिए चार कैंडिडेट, 4 विधायक वोट नहीं दे पाते हैं तो फिर 206 के बजाय 202 के आधार पर कोटा निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको समझूंगा आपसे, फिर और डिटेल में समझूंगा। धर्मवर्धन शर्मा, भूपेंद्र गुप्ता जिस तरह से कह रहे थे, वो हमसे भी सवाल कर रहे थे, आपसे भी सवाल कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि जिस तरह से लोकतंत्र में जो प्रक्रिया, जो प्रैक्टिस अपनाई जा रही है, क्या इसके समर्थन में आप नोटों के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो सरकार ही गिरा दी गई, क्या इसके समर्थन में है? बहुमत हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे? ये जो एक उनका आरोप है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये राज्यसभा का चुनाव है और रोचक आखिर हो कैसे गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार तो उतारे नहीं है, हमारे उम्मीदवार तो घोषित तौर पर 2 हैं और दोनों की जीत पक्की है। राजनीति के जानकार, गैर जानकार, परिपक्व, अपरिपक्व लोग सब ये कह रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, जीत अवश्यम भावी है। अब कांग्रेस में क्या खलबली है, ये रोचक बात है। इसी को लेकर के डिबेट्स चल रही है, इसी को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस में राजा और रंक 2 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस के विधायक लोग किसका चयन करने वाले हैं? क्योंकि राजहट के चलते दिग्विजय सिंह जी के कारण से तो सरकार गिर गई। कमलनाथ जी अपना दुखड़ा बता भी चुके हैं कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस में रखा राजा ने और मैं समझ नहीं पाया, भाप नहीं पाया, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तब भी अड़ गए थे कि मुझे प्रायोरिटी फर्स्ट प्रदान की जाए राज्यसभा के चुनाव में, जबकि सिंधिया जी कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सिंधिया जी के साथ इतना दुर्व्यवहार इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था कि कभी रहे होंगे 2-2 बार के चुनाव में वो चेयरमैन, अब तो सम्मानजनक ढंग से चेयर देने के लिए भी तैयार नहीं थे ये बगल में बिठाने को। धर्मवर्धन शर्मा, वो ये कह रहे हैं कि आपने महाराज को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और एक आदिवासी को सेकंड प्रायोरिटी दी है। प्रथम वरीयता जो है महाराज की है। जी, हमारे क्योंकि जीत तय है, इसलिए क्रमांक 1 और क्रमांक 2 का कोई बहुत महत्व है ही नहीं। तय थी तो उन्हीं को प्रथम वरीयता दे देते। इसलिए मैंने निवेदन किया ना कि राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो सिंधिया जी राजनीति में बड़े नेता, अनुभवी नेता है, केंद्र में मंत्री रहे और हमारे दूसरे उम्मीदवार पहली बार संसद में प्रवेश करने वाले हैं, राज्यसभा की सदस्यता पाकर के, जबकि सिंधिया जी पूर्व में सांसद रहे हैं। तो सीनियरिटी के नाते सिंधिया जी को भूपेंद्र गुप्ता क्या कहेंगे? भूपेंद्र गुप्ता, आप क्या कहेंगे इस पे? मेरी तो सुन लीजिए, मेरे से भी तो भूपेंद्र जी ने मुझे ज्ञान ही बताया है। अच्छा, आप पहले कहना चाहते हैं? पहले नहीं, पीछे हो जाइए, आप स्क्रीन से कट रहे हैं जी। वो जो पहले जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं भूपेंद्र जी ने वही सवाल आपसे भी पूछा था कि इस तरह की खरीद फरोख्त, इस तरह की परिस्थितियां यदि आएंगी तो क्या ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है? गुजरात में इस्तीफे दे दिए, मध्य प्रदेश में भी इस्तीफे दे दिए राज्यसभा चुनाव के पहले, ये जो परिस्थितियां, और दूसरा वो विधायक जो संक्रमित, जैसे एक मध्य प्रदेश में भी एक संक्रमित है विधायक, तो इनके मतदान की क्या स्थिति होगी? जैसे मैंने देवेंद्र जी से पूछा था, आप क्या सोचते हैं उस पर? नहीं, पहली बात तो ये है कि भूपेंद्र जी जितना ज्ञानी नहीं हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं। और दूसरी बात ये कि मैं तो एक जर्नलिस्ट के नाते, एक पत्रकार के नाते, मैंने तो ये लिखा था कि क्या घटनाक्रम घटने जा रहा है। तो मैंने बताया था कि सरकार गिरने वाली, राज्यसभा की जो है 2 सीटें चाहिए, अभी इसके लिए सरकार गिर जाए तो गिर जाए। तो मैं तो जो घट रहा था वो लिखा। अब सिंधिया या उनके विधायक कोई दूध पीते बच्चे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चले गए, उनके भी अपने कुछ मलाल रहे होंगे। और आपको देखना चाहिए था कि आप अपने घर को नहीं संभाल पाए और आप दूसरों पर दोष दे रहे हैं। सवाल ये है कि कोई टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है? सिर्फ पैसे के चक्कर में नहीं टूट रहा है। मैं आपसे मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ भूपेंद्र जी, आपकी जानकारी है या नहीं है मुझे नहीं पता, जिन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दिए थे वो आज भी कांग्रेस के अंदर हैं। और जो ये विधायक आए हैं ये सिंधिया जी के सम्मान और प्रतिष्ठा के कारण आए हैं। और वो उनको तो जिनको सुपारी देके जो धोखेबाजी की जो बातें कर रहे हैं वो अभी भी आपकी पार्टी के अंदर ही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाहेगी उनको बुला लेगी। तो आप थोड़ा सतर्क रहें, आंखें खोल के चलिए, और आंखें बंद करके चले, इसी में आपकी सरकार चली गई।
और आप जबरन में तो मीडिया को कोसने लगते हैं और असहमति बताने लगते हैं। मेरा कोई ध्येय आपको वो करने का थोड़ी, एक जर्नलिस्ट के नाते हमारा तो जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करना है, वो सही है गलत है, मेरी सहमति असहमति से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो तोड़फोड़ जिसकी राजनीति है, इसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी की है, ये तो शुरुआत कांग्रेस से शुरू हुई है। तो अब इन सब चीजों के क्या मायने, आप तो नहीं कम से कम कह सकते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये गलती की शुरुआत आपने की थी। आपने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के बारे में कुछ कहेंगे राज जी? गुजरात के बारे में कुछ कहेंगे? अहमद पटेल जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, अभी फिर इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में भी सरकार गई थी, उस पर भी कुछ कहेंगे? ये सब बहुत आसानी से हो रहा है, ये सब अस्मिता का प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने घर को इतना कच्चा क्यों बना रखा है कि हर कोई उसमें से घुस के और आपके जो है आपके घोंसले में से भी कुछ भी उठा के ले जा रहा है। आप अपने घर को सशक्त बनाइए। आप नीति के स्तर पर, विचार के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर बात करें कि कांग्रेस कहाँ थी और कहाँ है। क्या उपाय होने चाहिए राजेश जी? उपाय क्या इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अगर हमसे कोई कंसल्टेंसी मांगे तो हम बताएंगे क्या करना चाहिए कि विचारधारा के स्तर पर क्या, कहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में भटकाव आया है, वो कहाँ उनसे गलतियां हुई हैं, किस तरह का उनमें अहंकार आया है, एरोगेंस आया है। सेवा भावी और समावेशी पार्टी जो इंक्लूसिवनेस की पार्टी जो है वो कैसे आइसोलेशन में चली गई, कैसे वामपंथियों के कंधों पे सवार हो गई। लेकिन अब जब कोई पूछेगा तब तो बताओ, बिना मांगे सलाह का कोई मूल्य होता है क्या? चल, मैं तो अपने दर्शकों से कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहते थे, इसलिए आपने कहा था कि इनको खुद बचाना चाहिए, अपना घर खुद बचाए। भूपेंद्र गुप्ता, अपना घर बचाना चाहिए, ये अहंकार है, ये जो कुछ भी है, ये सारी तरह की उसकी चीज़ें के जवाबदार आप हैं। वक्त रहते आप चीज़ों को भांप नहीं पाए, शुरुआत भी आपने की थी। और राजा और रंग का वो जो है, उनका ये कहना है धैर्यवर्धन शर्मा का कि उनको मालूम है उनके दोनों जीतेंगे, इसलिए फर्स्ट सेकंड से क्या फ़र्क पड़ता। और महाराज इसलिए जो है वो उन्होंने ये कदम उठाया। मेरी धैर्यवर्धन जी की बात तो आप अलग ही रख दें, वो कोई अर्थहीन बात है, उसका कोई जवाब उत्तर जो है करने का कोई सवाल नहीं है। राजेश जी ने जरूर सवाल उठाए हैं, तो पहला मैं उनको ये बता दूं कि किसी भी चीज से सहमत और असहमत होना जो है, इसमें ज्ञानी और अज्ञानी होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये जो है, ये सहमति और असहमति जो है, आपके पास कितनी जानकारी है, मेरे पास कितनी जानकारी है, आपने उससे क्या धारणाएं बनाई है, मैंने उससे क्या धारणा बनाई है, आपका क्या परसेप्शन है, मेरा क्या परसेप्शन है, आप किस एंगल की तरफ जो है जानबूझकर तर्क पैदा करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देश में अगर इस तरह की खरीद फरोख्त हो रही है तो किसने किसको खरीदा है या किससे कौन बिका है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या इस तरह से आप जो है दीमक बन के सिस्टम को चाट रहे हैं, जिस सिस्टम ने 70 साल तक इस देश की प्रतिष्ठा बनाई है डेमोक्रेसी की, क्या उसको आप केवल इस तर्क से जो है खारिज कर देंगे कि कांग्रेस के लोग बिके हैं? क्या बीजेपी के लोग कभी नहीं बिके? क्या सोशलिस्ट पार्टी के लोग कभी नहीं बिके? क्या इस देश में और किसी पार्टी का आदमी नहीं बिका कभी भी? ये जो बात है, ये बात इतनी मतलब ये अराजक तर्क है कि मुझे बड़ी हैरानी होती है। ये सवाल ही नहीं है कि कौन बिका और कौन नहीं बिका। सवाल ये है कि ये खरीदने के लिए अनैतिक धन कहां से आता है? आप बताइए। ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि आप जनता की जेब से ही पैसा निकाल कर और जनता के अधिकार पर ही डाका डाल दें। 5 साल में केवल एक अधिकार जनता को मिलता है, एक सरकार को चुनने या बदलने का। उसके बाद इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है जनता के पास। और इस अधिकार को भी जो है हड़पना चाहते हैं, अपहरित करना चाहते हैं लोग बलात् तरीके से, और इस पर आप खामोश बैठा रहेगा देश क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस की सरकार गिर गई तो इसमें बहुत कुछ लोग डांस कर लें, या कल को बीजेपी की सरकार गिर जाएगी तो लोग जो है बल्ले बल्ले कर ले, जैसे अभी भैया कर रहे थे। हमने जिस तारीख में बल्ले भैया जी को उम्मीदवार बनाया, उस तारीख में दोनों सीटें हम क्लियर कट जीत रहे थे, और इसीलिए तो ये खरीद फरोख्त का नाटक हुआ है। उन्हीं सीटों को कम करने के लिए, उन्हीं सीटों को खत्म करने के लिए, और जो है उसकी आगे निकलने के लिए आपने जब 22 सीटें आपने जब गिरा दी और 22 सीटें जब कम हो गई, तब आप जीतने की स्थिति में आए, और उसमें कैसे जो है विवेकहीनता के साथ कह रहे हैं बल्ले बल्ले हमारी, बल्ले 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 जो है ये जो है 1000 खोखों में आई है। ये बल्ले बल्ले फ्री में नहीं आई हो, ये पैसा जनता का है, आपके फादर का नहीं है, ये आपकी जेब से नहीं गया है ये पैसा। ये चीज जब तक देश नहीं समझेगा,
जब तक जो है ये कौन बिका कौन खरीदा गया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश के अंदर इस सिस्टम को दीमक की तरह खोखला करने के लिए लोग लग चुके हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और ऐसा किस राज्य में नहीं हुआ? क्या आप सोचते हैं कि माइनॉरिटी की सरकार बन गई जो है पूरे ये नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, कर्नाटक में? ये कोई एक राज्य में नाटक हो रहा है क्या? और ये धन आ कहां से रहा है? सवाल ये बड़ा इस देश को करना चाहिए। और जब तक ये देश इस बात पर नहीं सोचेगा, आप खुशियां मनाते रहिए क्योंकि आपको लगता है कि कांग्रेस जो है को हार जाना चाहिए। बीजेपी आ जाएगी तो उसे लगेगा बीजेपी के लिए खुश होना आदमी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे अभी भी असहमत हूँ जी। उपेंद्र भाई पहली बात तो ये ज्ञानी वाली बात मैंने ये कही थी जब आपने खुद कहा कि दोनों ज्ञानियों ने जो बोला है मैं उससे असहमत हूँ, इसलिए मैंने कहा बोला ऐसा ज्यादा ज्ञान नहीं तो नंबर एक सुन लीजिएगा। आप ज्ञानी है, इससे इनकार आप ज्ञानी, आपको मैं पहले से ज्ञानी मानता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं। सुनिए भाई, तो बात मैंने बोली नहीं, मैं क्यों? चलिए धर्मवर्धन, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब वक्त मेरे पास नहीं बचा है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहिएगा। जो आरोप लगाए हैं भूपेंद्र जी ने वहीं तक रहिएगा, उससे आगे मत जाइएगा। भूपेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट बीजेपी चला रही है गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में, तो अभी महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो कौन सी सरकार चल रही है? या अभी कर्नाटक में जिस सरकार जो येदियुरप्पा के पहले जो सरकार चल रही थी वो कौन सी सरकार चल रही थी? आप हमेशा छोटी पार्टियों को, कांग्रेस ने हमेशा किया है, चंद्रशेखर और चिरंजीत अपने जो अजीत सिंह जी के फादर जो चौधरी चरण सिंह के लेकर दिखा है। चलिए मुझे उसका सवाल का जवाब ले लेने दीजिए। धर्मवर्धन, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, फिर भूपेंद्र गुप्ता से पूछ लूंगा जो राजेश जी ने सवाल पूछा है। धर्मवर्धन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो सदमे का शिकार है, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी कहे, मैं कोई बहुत बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि सदमे की अवस्था में लोग कुछ भी बोलते हैं। ये खरीद फरोख्त की बातें बाकी के लोग करें, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस के लोगों को तो शर्म भी नहीं आ रही कि यदि बिके तो उनके विधायक बिके हैं, तब तक तो वो कांग्रेस के लोग थे। आप क्या बताना चाहते हो कि आप क्या इतने कमजोर लोग हैं? आप क्या बिकाऊ माल है? आपके मेले में खड़ा कर देने वाला माल है जिसकी कोई भी बोली लगा देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से पहले आप ये देखिए, यदि आप एक उंगली भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस संगठन की ओर भी हो रही है, 4 उंगलियां आपकी ओर भी हो रही है। अगर एक उंगली आप भारतीय जनता पार्टी की ओर कर रहे हैं तो बिकाऊ माल आपका है, पूरे हिंदुस्तान में बिकने के लिए तैयार खड़े रहते, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? चलिए, ये है, मैं तो सोचता था ये सियासत है, लोकतंत्र है, लेकिन ये एक मंडी है। इसी अंदाज में अगर सियासी दल के लोग आपस में बात करेंगे तो मैं देवेंद्र जी से समझूंगा कि इस मंडी को रोकने के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है। भूपेंद्र गुप्ता, संक्षिप्त में कहिएगा और उतना ही कहिएगा जो राजेश जी ने आपसे सवाल पूछा है। अगर आप उतना ही कहेंगे, मेरे पास अब वक्त कम है। मैं तो बहुत ही कम शब्दों में मैंने बात की है, मैंने सिस्टम की बात की है। राजेश पूछ रहे थे, राजेश सिरोटिया पूछ रहे थे। आप सुनिए, मेरे मालूम, सुन लीजिए, मैं बोल लूंगा, मुझे पता है क्या पूछा वो क्या जी। महाराष्ट्र में हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, अभी वर्मा जी बैठे हैं, ये तो विद्वान आदमी है, इनसे पूछ लीजिए क्या महाराष्ट्र में माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है? ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फैसला कौन करता है? गवर्नर करता है कि हम और आप बाहर बैठ के करते हैं? और ये गवर्नमेंट जब मेजॉरिटी होती है तभी गवर्नमेंट बनती है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के बल्ले बल्ली गैंग जो है, ये नैतिकता की जो बात कह रहे हैं, अरे आप नैतिकता की बात कह रहे हो तो ये बताइए शिवसेना और कांग्रेस का क्या मेल है? अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी बात का जवाब उत्तर दे रहा हूँ। आपकी बात से हम जो बोल लेने दीजिए मुझे, जब मैं बात पूरी कर लूं तो आप फिर बोल लीजिए। चलो ठीक है। क्या सरकार जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट है क्या महाराष्ट्र की? क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी? माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या होती? इनके गवर्नर क्या जो है वो बिल्कुल भोले भाले थे कि उनने एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया मध्य प्रदेश में? ये जो तर्क है, क्या सोच के हम ये बातें बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बातें जो है कोई अर्थहीन है बातें, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है।
जब मेजॉरिटी प्रूव हो जाती तभी सरकार बनती है। वो मेजॉरिटी चाहे किसी के सहयोग से बने, चाहे गठबंधन से बने, चाहे कैसे भी बने, और जो जब सहयोगी जब तक लोग मौजूद हैं तब तक जो है सरकार मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, और ये मेजॉरिटी की गवर्नमेंट कहलाती है। तो आप अपने मन से कहने लगो किसी को भी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट, तो ये कोई बहुत औचित्यहीन बात है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है सिस्टम को दीमक की तरह सड़ाने वाले लोग कल ये खुद भी इसका शिकार होंगे, आप देख लीजिएगा। ये जो है ये बात नहीं है, हम डेमोक्रेसी को हमने 70 साल माना है कि आपका माल बिकाऊ है, आप ही के क्यों बिकते हैं? अरे मेरी बात सुन ले, किसका माल बिकाऊ है ये महत्वपूर्ण है। मैंने नहीं बोला, के लोग यही बेचने खरीदने की बातें कर रहे हैं। हजारों लोग उनकी सूची दे दूंगा। ये इनकी जिंदगी में गुजर गई। बड़े बड़े बच्चों को लोग कैसे चुराते, बच्चे चोर गैंग के लोग चॉकलेट दिखा के, ये भी चॉकलेट दिखा के लेगा लोगों को, तो लोग चले गए। इसमें कौन सी बड़ी बारी बात है? ये उनसे भिक्षा मंगवाएंगे, ये भी आपके बच्चे क्यों थे, बड़े क्यों नहीं हो पाए? वो बच्चे क्यों थे, बड़े क्यों नहीं हो पाए? और सम्मान नहीं करते हैं आप महाराज, आपने महाराज को सम्मान नहीं दिया, इसलिए ये सब हुआ है। ये कितना सम्मान कर रहे हैं आपके तो आपके और दोस्त हैं जो पैसे ले चुके हैं। भूपेन जी आप मेरी बात सुनिए, भूपेन जी मेरी बात सुनिए, भूपेन जी मेरी बात सुनिए आप। भूपेन जी करके हम विभीषण बोले तो इसको अगर कोई सम्मान समझता है तो विभीषण इसको सम्मान समझता रहे, हम उसको क्या कर सकते हैं? हम तो महाराज थे। हमारी पार्टी राजेश जी अब समय कम है, आज नंबर 6 में भी भगे फिर रहे हैं, तो इसमें तो सम्मान और असम्मान की हमें परिभाषा बदलनी पड़ेगी। अरे भूपेन जी मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की कंट्राडिक्शंस की बात कर रहा हूँ कि कर्नाटक में पूरे चुनाव के दौरान जिस कुमार स्वामी और देवगौड़ा को राहुल गांधी बीजेपी का बी टीम बताते रहे, बाद में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट कर दिया। ये आपकी शिवसेना के साथ दूसरा शिवसेना को आप कोसते रहे जिंदगी भर, उसको मुख्यमंत्री आपने स्वीकार कर लिया। अब चरण सिंह को गिरा दिया। इलेक्शन के पहले और बाद का गठबंधन, इलेक्शन के पहले और बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पीडीपी के साथ राजेश जी इस पर हम फिर चर्चा करेंगे किसी दिन। अब थोड़ा सा देवेंद्र वर्मा जी के पास मुझे चलने दीजिए। ये जिस तरह से हो रहा है, लोग महसूस करते हैं, जनता समझती भी है कि खरीद फरोख्त हो रही है या सौदे हो रहे हैं। सौदे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ये तो जनता समझ रही है। ऐसी चीजों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बोलते हैं तो कुछ सुनाई नहीं आता, ऐसी बहस का कोई फायदा नहीं है। जिसको कहा जाए वो बोलेगा तब तो ठीक रहेगा। सभी लोग सवाल है मेरा, आपसे मेरा सवाल है जी, माफ कीजिए, मेरा आपसे सवाल है कि लोग महसूस करते हैं, मीडिया भी समझता है और राजनीतिक दल भी समझते हैं, बंद कमरे में वो भी समझते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड समझते हैं कि ये खरीद फरोख्त आम सी हो चली है और उसका तरीका बदल गया है, दल बदल और उससे ऊपर हो गया है। कानून के जो पिछले दरवाजे हैं, जो कानून तोड़ने के तरीके हैं, उसके आधार पर ऐसा बहुत कुछ हो रहा देश में दिख रहा है। जाहिर है किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत बेहतर चीज नहीं होगी, तो और क्या उपाय होने चाहिए? दल बदल कानून में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, और क्या उपाय होने चाहिए? देखिए पहले तो मैं ये बताऊं, एक तो ये है कि आप कोई बीच में ना बोले, मेरे बोलने के बाद इसको भी बोलना है बोले तो वो ठीक रहेगी, व्यवस्था थोड़ी बनी रहे तो अच्छा रहता है। नहीं तो राजेश जी ने क्या बोला और यादव जी ने क्या बोला कुछ भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल देवेंद्र जी अब समय कम है, अब समय कम है जी। देखिए राजेश जी ने भी ये स्वीकार किया कि पैसा जिसको दिया था वो तो अभी आए नहीं है, अभी तो बिना पैसे वाले आए हैं। और राजेश बहुत वरिष्ठ पत्रकार है मध्य प्रदेश के, मैं उनको खुद 25-30 वर्षों से जानता हूं। और यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके पास में कुछ एक अधिकृत, क्योंकि वो आज चैनल पे बैठ के उन्होंने ये कहा है, इसलिए उनके पास में कोई अधिकृत जानकारी होगी कि पैसा दिया गया है और वो अभी छोड़ के आ सकते हैं। इसका मतलब कि चाहे कोई कितना ही मना करे, पैसे का लेन देन तो इसमें हुआ है, चाहे जो 22 विधायकों ने छोड़ा उनके साथ में ना हुआ हो तो और दूसरे के साथ में जो अभी छोड़ के नहीं गए हैं। और जैसा कि संदेह व्यक्त कर रहे हैं राजेश जी, शायद वो चुनाव के समय इसको देखने को मिले।
अब पैसा ये ना भी हुआ हो तो कोई और सौदा हो सकता है। जी हाँ, जी तो ये तो बिना उसके तो देखिए ऐसा है कि विधायक यदि एक चुनकर आता है तो वो बिना किसी कारण के कभी नहीं छोड़ता। और जहां तक बिकाऊ का प्रश्न है, यदि खरीदार मिलेंगे तो हर चीज बिकती है। दुनिया में कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं बिकती। और फिर ऐसे समय में जब पैसा का बहुत महत्व है, आजकल क्या हो गया है कि पहले जो होता था वो पैसा जेब में हुआ करता था, आजकल पैसा जेब में नहीं है, आजकल पैसा दिमाग में हो गया है लोगों के। तो पैसा किसी को भी, पैसा और लाभ, हर कोई इस जिंदगी में यदि बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए बढ़ रहा है। और कोशिश ये है कि जितनी जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए, चाहे उसके लिए नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं। ये दल बदल का जो मामला है, दल बदल वर्ष 1967-68 से आरंभ हुआ। उसको किसी प्रकार से उसके बाद में 85 में सबसे पहले दल बदल कानून बना, उसके बाद में 90, क्योंकि मुझे याद है छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यों की विधानसभा में एक समय पर 40 मंत्री हुआ करते थे, 38 मंत्री हुआ करते थे। तो जिसने भी दल बदला वहां पर भी एक दल बदल हुआ। 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में गए और वहां पर सबको मंत्री बनाया गया और मंत्रियों की संख्या 39 हो गई। तो 2003 में इसमें भी सीमित किया गया कि मंत्रियों की संख्या, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और जो पहले दल बदल कानून बना वो राजीव गांधी जी ने बनाया और फिर अटल जी ने बनवाया, जिसमें मंत्रियों की संख्या सीमित करी। तो दल बदल के ऊपर, क्योंकि ये जो चुनाव के बाद में पार्टी छोड़ना, या किसी भी प्रकार से जिस चुनाव चिन्ह से निर्वाचित हुए हैं उसको सपोर्ट नहीं करना, इसको प्रारंभ से ही बुराई माना गया है। और ये बुराई हिंदुस्तान में ही है, और दूसरी कंट्रीज में इस टाइप की बुराई नहीं देखने को मिलती। वहां पर यदि अलग अलग पार्टी होती है तो अलग अलग पार्टी मिलके, 5 पार्टी मिलके सरकार बनाती है। देवेंद्र जी, मेरा एक सवाल है इसमें कि ये जो लोग किसी चुनाव चिन्ह से जाते हैं, फिर दोबारा वो जनता को बीच मझधार में छोड़ के फिर दोबारा चुनाव लड़ने के बारे में सोचते हैं या छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या सख्त कानून होना चाहिए जिससे ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति घट जाए, ना हो? अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसके ऊपर काफी इस समय अध्ययन कर रहा हूं। मैंने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि ये दल बदल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगले 1 सप्ताह के अंदर मेरे सारी चीजों को मैं पोस्ट करने वाला हूं। और इसलिए मैं अभी आपके चैनल पे इस विषय में नहीं, लेकिन मैं निश्चित तौर पर मेरा ये मत है कि ये एक बहुत गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। ये पहले मैंने कहा भी था, ये जो बहुमत है, ये जिसकी सरकार बनी है, ये बहुमत नहीं है, ये स्यूडो बहुमत है। दिस इज स्यूडो मेजोरिटी, छद्म बहुमत है। ये छद्म बहुमत जो इस्तीफे के कारण बन गया है। और मैंने ये भी कहा, एक चर्चा में मैंने कहा कि मेजॉरिटी वोट तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मिनिमम 10% सीट्स खाली हैं, 10% विधानसभा का कोरम होता है, और 10% सीट खाली होते हुए आपने फ्लोर टेस्ट कराया। एक दूसरा बिंदु और है मेरा, फ्लोर टेस्ट कभी भी, यद्यपि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, मैं उसके ऊपर भी अपने कमेंट्स लिख रहा हूं कि जो गवर्नर है वो फ्लोर टेस्ट करवा सकता है, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट करवा सकता है केवल आम चुनाव के बाद, पहली बार सरकार बनने में। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को तहस नहस नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में रूल्स और प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है कि जब भी कभी ऐसा हो कि चलती हुई सरकार माइनॉरिटी में आ गई है, आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए और सरकार को गिराइए। लेकिन बाहरी एजेंसियां, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेता, बाहरी एजेंसियां, बिल्कुल आपका इशारा गवर्नर की तरफ भी है। मेरा एक आखिरी सवाल है देवेंद्र जी, मेरा एक आखिरी सवाल, राज्यसभा चुनाव में क्या दल बदल कानून या व्हिप इस तरह की चीजों का महत्व है कोई? राज्यसभा के इलेक्शन में कोई व्हिप जारी नहीं होता और कोई दल बदल कानून का उसमें नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा चुनाव विधानसभा की कार्रवाई नहीं है। ये एक चुनाव है, और चुनाव में ना तो व्हिप लागू होता है और चुनाव में ना ही कोई दल बदल लागू होता है, ये नहीं होता। तो ये ऑप्शन है विधायकों के पास, अंतरात्मा की आवाज से किसी को भी वोट दे सकते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कार्रवाई नहीं होती, और व्हिप के उल्लंघन की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि व्हिप जारी भी नहीं होता चुनाव के लिए। चलिए, आप सब मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्यसभा का ये रण है और इस रण ये अंतिम चरण में है, और इसके बाद बहुत से जो
जाले हैं वो और साफ हो जाएंगे। क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में, क्या होने वाला है गुजरात में, क्या होने वाला है राजस्थान में, और लोकतंत्र का क्या भविष्य होगा। और जाहिर है इस तरह का जो दल बदल है, जो कानून के दायरे में तो नहीं आता लेकिन नैतिकता के तकाजे में, उस पर कई सवाल हैं। और ये जो सवाल हैं लगातार उठते रहेंगे और इस पर और सख्त कानून बनना बेहद ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो यहाँ जो तस्वीर है वो यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की 2 सांसद चुने जाएंगे राज्यसभा से और कांग्रेस का 1। आने वाले दिनों में क्या होता है, कैसे होता है, रणनीतियों पर सबके अपने दावे प्रतिदावे हैं। कांग्रेस के क्या और विधायक कम होने वाले हैं, या बीजेपी जिस तरह से अपने खेमे में सेंध न लगे उसकी कोशिश कर रही है, उसकी रणनीति है, तो क्या वहाँ भी कोई संकट है? ऐसे बहुत से सवाल हैं और ये लगातार जारी रहेंगे। लेकिन दल बदल कानून पर एक बार फिर पुनर्विचार होना बेहद ज़रूरी है। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा विषय है जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।